हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 12 में टोटल आपको 5 यूनिट्स दी गई हैं और इन 5 यूनिट्स में आपको 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में टोटल आपको 4 चैप्टर दिए गए हैं और उन 4 चैप्टर्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मतलब किसी पेरेंट्स से, माँ बाप से बच्चों का पैदा होना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कंटिन्यूएशन के लिए एसेंशियल है। अगर रिप्रोडक्शन न होता तो आज हम और आप दुनिया में न होते। मतलब किसी भी, अगर हम स्पीसीज की बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो अगर उनके अंदर रिप्रोडक्शन न होता तो उनकी स्पीसीज कंटिन्यू न हो पाते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिंदा रहता है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने से पहले हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। फिर क्या होता है, उनके अंदर ग्रोथ होती है, वो बड़े होते हैं, फिर वो एक लेवल पे पहुंचते हैं कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, फिर उसके बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से अगर रिप्रोडक्शन न होता तो स्पीसीज का कंटिन्यूएशन न होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज। मतलब किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज का कंटिन्यूएशन नहीं हो पाएगा। देखिए, रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पहचान है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर रिप्रोडक्शन जरूर होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स से बच्चों का, नए बच्चों का या फिर नए इंडिविजुअल का पैदा होना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अगर ये रिप्रोड्यूस ना करे तो इसकी स्पीसीज कंटिन्यू नहीं होगी, वहीं से इसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक। नेचुरल डेथ, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ये जो आपको टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है, टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पैन। इस टाइम पीरियड को बोलेंगे हम लोग लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ। खास बात क्या है इसमें? नेचुरल डेथ होनी चाहिए। नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। कोई कम समय के लिए जीता है, कोई लंबे समय के लिए जीता है। इंसान की बात करें, अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, तो कोई इंसान 2-4 साल जीता है, कोई 2-4 महीने जीता है, कोई एक ही दिन जीता है, और कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100-100 साल जीता है। तो मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। और लाइफ स्पैन कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर हम क्रो की बात करें अगर, और दूसरी अगर हम पैरट की बात करें। देखिए, क्रो और पैरट की बात करें तो इन दोनों इंडिविजुअल का, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का लगभग साइज सेम है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम क्रो की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन होता है लगभग 15 ईयर का। अगर हम पैरट की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर। तो कहने का मतलब कि लाइफ स्पैन कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता। ये हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। The period from birth to natural death of an organism represent its lifespan. देखिए, लाइफ स्पैन इज वेरिएबल इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स के ग्रुप में लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइफ स्पैन में बी शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। लाइफ स्पैन कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ दिन के लिए हो सकता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ये 1000 ईयर, मतलब हजारों साल हो सकते हैं।
अगर हम पीपल ट्री की बात करें, अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये होता है लगभग 2500 साल होता है। तो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज टू एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होगा, फ्यू डेज से लेकर के फ्यू डेज टू 1000 ईयर्स, फ्यू 1000 ईयर्स। लाई करता है, मतलब लाइफ स्पैन जो होता है ये फ्यू डेज से लेकर के फ्यू 1000 ईयर्स तक हो सकता है। मैंने आपको बताया कि लाइफ स्पैन कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता। क्रो की अगर हम बात करें और पैरट की बात करें तो इनका साइज लगभग सेम ही होता है, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स और पैरट्स का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। तो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। द साइज ऑफ क्रो लाइफ स्पैन इसका होता है 15 ईयर्स एंड पैरट लाइफ स्पैन 40 ईयर्स आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पैन शोज अ वाइड डिफरेंस। कह रहे हैं इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम उसी तरह से अगर हम एक मैंगो ट्री की बात करें और एक पीपल ट्री की बात करें तो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन पीपल ट्री के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन होता है लगभग 200 ईयर्स और पीपल ट्री का लाइफ स्पैन होता है 2500 ईयर्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता। ये शॉर्ट, कुछ ऑर्गेनिज्म्स में ये शॉर्ट होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म्स में बहुत लॉन्ग होता है। देखिए एनसीईआरटी में आपको एक फिगर दिया गया, उसमें आपको कुछ ऑर्गेनिज्म्स के लाइफ स्पैन दिए गए और कुछ के नहीं दिए गए हैं। देखिए अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 1 to 2 वीक्स। अगर हम क्रू की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स। अगर हम पैरट की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स। टर्टवाइज की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन होता है 100 to 150 ईयर्स। बाकी लाइफ स्पैन मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अगर हम एलिफेंट की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन होता है 65 to 70 ईयर्स, रोज का 6 to 7 ईयर्स, डॉग का 20 ईयर्स। अगर हम बनाने की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन होता है 25 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स का होता है लगभग 50 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का आपको एनसीईआरटी में ही दिया गया 14 डेज चैप्टर 5 का आप देख सकते हैं। राइस प्लांट का ये होता है 3 to 4 मंथ। अगर हम बनियान ट्री की बात करें तो इनका होता है 300 to 500 ईयर्स। चलिए लाइफ स्पैन कुछ भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की लाइफ स्पैन कुछ भी हो, लेकिन उनकी डेथ निश्चित है। मतलब जो पैदा हुआ है वो हर हाल में मरेगा एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी चाहे कुछ भी लाइफ स्पैन हो, सबको एक दिन मरना है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हम एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इसलिए बोल रहे हैं, देखिए अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर हम अमीबा की बात कर लें, अगर हम अमीबा की बात करें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि नेचुरल डेथ से पहले ही इन ऑर्गेनिजम्स का सेल डिवाइड कर जाता है और सेल डिवाइड करके दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये डिवाइड करेगा और फिर ये दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेगा। इसके अंदर बाइनरी फिजन होगा। तो इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। वॉट एवर बी द लाइफ स्पेन, चाहे कुछ भी लाइफ स्पेन हो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ निश्चित है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है, मतलब मरना सबको है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, जैसे कि अमीबा इन विच मदर सेल डिवाइड्स विदाउट लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट, सो वी कैन से दैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप मारना चाहें तो उसे मार सकते हैं आप। जैसे कि बैक्टीरिया भी एक सिंगल सेल्ड का ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसको मारना होगा तो आप एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन हम उसे नेचुरल डेथ नहीं कह सकते।
तो नेचुरल इन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती है, इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है। और डिवीजन हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन ग्रोथ का सिनोनिमस है। मतलब ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। ग्रोथ का मतलब हमने क्या समझा था? ग्रोथ का मतलब हमने समझा था इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन मास। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ गया और सेल का नंबर बढ़ गया। देखिए एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल आ रहे हैं, एक तो इसको आप रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात हम इसको ग्रोथ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सेल का नंबर बढ़ना या फिर सेल का मास बढ़ना ये कहलाता है ग्रोथ। तो यहाँ पर सेल का नंबर बढ़ गया, एक से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रोथ। मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। देखिए एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन किया है? एनसीईआरटी ने कहा है कि जो रिप्रोडक्शन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इनमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा बच्चे पैदा करता है। एनसीईआरटी ने कहा कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। यंग वंस का मतलब ऑफस्प्रिंग या फिर हम कह लें बच्चे। सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब अगर इंसान है तो वो इंसान का ही बच्चा पैदा करेगा, अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट का ही बच्चा पैदा करेगा, अगर डॉग है तो वो डॉग का ही बच्चा पैदा करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा बच्चे पैदा करता है, फिर क्या होता है, ये बड़ा होता है, मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद ये फिर खुद बच्चा पैदा करता है, फिर उसके कुछ दिनों के बाद डेथ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक साइकिल है। कौन सी साइकिल? बर्थ की, मतलब कोई भी इंडिविजुअल पैदा होगा, पैदा होने के बाद इसके अंदर ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक साइकिल है। किस चीज की साइकिल? बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है, फिर वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। Thus there is a cycle of birth, growth and death. देखिए हमने आपको बताया था कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को इनेबल करता है। मतलब अगर रिप्रोडक्शन न होगा तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वहीं से प्रजाति खत्म हो जाएगी। देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं। देखिए अगर इनके बच्चे पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, यहीं से पूरी इनकी खानदान खत्म हो गई। मतलब अगर इनके बच्चे पैदा होते तो क्या होता, मान लीजिए दो बच्चे होते हैं, इनकी शादी होती, फिर उनके बच्चे होते, तो इस तरह से इनका खानदान चलता। लेकिन अगर इनको बच्चे नहीं पैदा हुए तो क्या हुआ, इनकी पूरी की पूरी खानदान यहीं से खत्म हो गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी को इनेबल करता है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखिए बायोलॉजिकल वर्ल्ड में काफी डाइवर्सिटी है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग मैकेनिज्म ढूंढ लिए हैं बच्चे पैदा करने के। मतलब रिप्रोडक्शन करने के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के हैबिटाट पर। मतलब ऑर्गेनिजम्स किस हैबिटाट में रह रहा है, कैसे आवास में रह रहा है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद इंटरनल फिजियोलॉजी, मतलब उसके बॉडी के अंदर मैकेनिज्म कैसी है। उसके अलावा कई सारे दूसरे फैक्टर एनसीईआरटी ने लिखा है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, मतलब ऑर्गेनिजम्स का जीन कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरीके हैं। तो इन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आपको बताएंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। देखिए ऑर्गेनिजम्स हैबिटाट, पहली चीज तो उनका हैबिटाट कैसा है, किस जगह पे पाए जा रहे हैं। इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, मतलब उनके बॉडी के अंदर की मैकेनिज्म कैसी है, फिजियोलॉजी कैसी है उसकी। एंड सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक जेनेटिक फैक्टर, मतलब उनके जीन्स कैसे हैं। आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, और ये इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा।